वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट जो है वो 18 तारीख हो चुकी है। 18 तारीख से पहले के भी करंट अफेयर्स हमने डेली ही कवर अप किए हैं, तो आपसे मैं यही बोलूंगी कि आप सभी लोग जो जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर अप करते रहिए साथ साथ, क्योंकि एक साथ बर्डन पड़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी, और नहीं पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स में छूट जाओगे। ठीक है, इसलिए हमारा ये ग्रुप है। अगर आपको इसकी कोई भी पीडीएफ चाहिए, मंथली, वीकली, कोई भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के हमारे हैं 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला तो मैं कहूंगी बहुत ज्यादा जरूरी है, यूएपीए के नाम से। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज, इतना जरूरी है ना, ये तो बहुत न्यूज में रहता है। फिर अगेन क्लाइमेट चेंज, सोलर इलेक्ट्रिक बोट, ई सिगरेट्स, एनार्को कैपिटलिज्म बहुत न्यूज में चल रहा है, और इंडिया का सर्वाधिक वर्षा वाला गलियारा। तो सबसे पहला है हम लोगों का यूएपीए, मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब हुआ क्या है कि भाई, एक किसी भी पर्सन ने, जैसे अभी ये हाई कोर्ट ने बोला है, ये वाली जो बात है ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोली है कि जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो किसी भी पर्सन की बेल इस बिहाफ पे कैंसिल नहीं कर सकती कि वो पर्सन जो है संभावित रूप से श्रीलंका का नागरिक हो सकता है। समझे? अभी क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि एक केस था, देवासन वाला केस, टी देवासन, जिसमें उस व्यक्ति को जो है भारतीय की नागरिकता प्राप्त करवा दी गई है। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जो भारतीयता, मतलब कि ये हम नहीं सिर्फ इस रूप से हटा सकते कि वो पर्सन जो है श्रीलंका का नेशनलिस्ट है, श्रीलंका से बिलोंग करता है, सिर्फ उस वे पर उसकी बेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता। और वो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो यहाँ पर इस्लामिक रूल को बनाने के लिए भारत में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बोलते हुए ये वाली बात में अपनी एक सुनवाई दी है। अगर मैं इस एक्ट की बात करूं, क्योंकि ये एक्ट जो है वो अपने आप में बहुत न्यूज में रहता है, तो आपको मैं सिर्फ इसी एक्ट के बारे में बात करूं, तो ये वाला जो एक्ट है ये सबसे पहली बार भारत के अंदर कब लेके आया गया था? 1967 में। जो कि ये बोल रहा था कि अगर कभी भी आप इस प्रकार की चीजें करते हो, इस प्रकार की आप अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रमोट करने की कोशिश करते हो, तो आप पे क्या करेगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी। 2004 में भी इसमें टेररिस्ट एक्ट को यहाँ पे बोल दिया गया था, और 34 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें आगे की, इसमें यूएपीए में ये बोला गया था कि यूएपीए में इंडियन और फॉरेन, ऐसा नहीं कि केवल इंडियन पे ही ये रूल अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है, ये रूल दोनों पे ही अप्लाई बराबर से होता है। और मान लीजिए कि सब क्रिमिनल्स पे, चाहे वो उन्होंने कहीं बाहर भी किया है ना, जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो ये क्राइम किया है वो केवल इंडिया में किया है, अगर उन्होंने ये क्राइम इंडिया के बाहर भी किया है तब भी उन पर सेम ही रूल जो है वो अप्लाई होगा। मतलब यूएपीए उन पे वो चीज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये 180 दिन की सिटीजन, मतलब आपको जेल में भेजता है इंडियन के लिए। फॉरेन्स के लिए यहाँ पर भी सेम ही चीज है। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही पॉइंट है, अलग कुछ नहीं है यहाँ पर। पॉइंट क्लियर हुआ ना सबको? और फॉरेन, अगर कोई फॉरेनर कस्टडी में नहीं है, न्यायालय को किसी भी विशेष शहर और उस जिले में विदेशी के आगमन को प्रतिबंधित करने के अधिकार भी दे दिए गए हैं, कि वो जो पर्सन है उसको वहां पर भी जेल में अगर उसको, मतलब यहाँ पर नहीं है और उसको पकड़ के लाना है, तब भी उसको कहीं से भी पकड़ के लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको ऐसे ही एकदम एग्जैक्टली पता होने चाहिए यूएपीए के बारे में, कि ये सब पे बराबर का लागू होता है। समझ गए? तो ये था हमारा यूएपीए एक्ट।
कब आया था, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो मैंने काफी हद तक आपको इम्पोर्टेंट वाले बता दिए हैं। आपको इसको अच्छे से लर्न करके जाना है। ठीक है, ये एक तरीके से डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। ये इतना ज्यादा इसमें ये पॉइंट दिए गए हैं कि इसमें इवन ये तक किया जा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एंटी टेरर लॉ है। और इसमें जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है यूएपीए के तहत, ये कौन करता है यहाँ पर? या तो स्टेट की पुलिस करती है, या नेशनल लेवल पे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पे करती है। चार्जशीट फाइल करती है, 180 दिन यहाँ पे लगती है जो चार्जशीट फाइल करने के। इसी वजह से बेल मिलना बड़ा ही टफ है। ठीक है, टेररिज्म के ऊपर सब चीजें इसमें दी गई हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है, ये मतलब पूरा एक आर्टिकल बहुत अच्छा है। यूएपीए आप बिल्कुल इसको सीएपीएफ के एग्जाम के लिए भी पढ़ के जा सकते हो, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए। अगला आर्टिकल, इंडिया ने क्लाइमेट चेंज पे क्या रिस्पॉन्स किया है अभी। यूएई, आपको बताया है मैंने, यूएई की दुबई में, जो कि उसकी कैपिटल नहीं है, सिटी है वहां की लार्जेस्ट, वहां पर अभी जो है कंसेंसस चला है COP28 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स दुबई डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। और ये बोला गया है कि जितने भी हमारे जो ये ऊर्जा मतलब जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनको हम उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी कंट्रीज ने बोला, इवन बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने भी इसके ऊपर बात कही है। तो इंडिया ने इसके ऊपर क्या बोला है, हमें ये पढ़ना है। देखिए, इंडिया ने अभी यहाँ पर, आपको पता है कि हम लोग इंपोर्ट कराते हैं इनको। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग यहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे अब जो है वो कम करने वाले हैं। इसी के लिए यहाँ पर एक लॉस एंड डैमेज फंड भी बनाया गया है, जिसमें ऐसी कंट्रीज के लिए यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया जाएगा जिनको, हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से, डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट जो है मतलब बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा है इस चीज को लेके। तो यहाँ पर जो है अभी ये बोला गया कि इसमें हम जितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, बट ये स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा हम पीछे हैं पैसा इकट्ठा करने में इस पूरे में। ठीक है, इंडिया यहाँ पर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, नो डाउट इसको काफी अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। इंडिया यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। इवन इंडिया ने जो लॉस एंड डैमेज फंड है ना, जिसको मंजूरी मिल चुकी है, वो भी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है, एलडीएफ में, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, वो यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प भी पूरी करने को तैयार है, और जितनी भी और तरीके की यहाँ पर नीड होगी वो भी यहाँ पे करेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया ने पार्टिसिपेशन अपनी यहाँ पर इंक्रीज भी करी है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में नहीं, बाकी कंट्रीज से भी सीखा है कि हम लोगों ने और बेटर यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। जैसे बांग्लादेश ने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी अच्छा सा अपना एक बेटर अपॉर्चुनिटी कह लो, या बेटर अपने आप को किया है। तो ये तक हम लोगों ने यहाँ से सीखा है और इसको बेटर किया है। वही चीज है कि हम लोग बेटरमेंट के लिए ही पूरा काम कर रहे हैं। अब इंडिया क्लाइमेट में काफी अच्छी लीडरशिप कर रहा है। इंडिया ने अपने टारगेट्स को भी इंक्रीज करा है 2030 तक। और जीडीपी को भी हम लोग यहाँ पर, हम चाह रहे हैं कि हम 45% तक लेवल्स पे ले आए एमिशंस के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस करें, ई मोबिलिटी बनाए यहाँ पर, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर लेकर के आए। ठीक है, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो रही है कि मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करने सीखें, COP28 में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सीखें, एक्टिव ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हो। नेशनल एक्शन प्लान जो तैयार किए हैं उस पे भी, अगर कल को क्वेश्चन आता है आपका किसी भी प्रकार से इस टाइप पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो आप इन टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हो कि ये वाली चीजें हैं जो कि न्यूज में है, तो आपको ये वाली सारी चीजें रखनी है। ठीक है, अगला आर्टिकल है इंडिया की सोलर इलेक्ट्रिक बोट। बहुत इजी सा आर्टिकल है। अभी इंडिया की सोलर से चलने वाली एक बोट, सोलर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो बोट है वो तैयार हुई है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, बर्राकुडा या बाराकुडा। ठीक है, ये लॉन्च कर दी गई है बाराकुडा। ये बड़ी ही सुंदर सी लगती है। अभी कहाँ आई है, ये केरल में आई है। एलापूजा बेस्ड कंपनी है। एलापूजा कहाँ पे है, ये है केरला में, जो कि मैरीटाइम फ्रेंडली होगी। 12 पैसेंजर्स को एक साथ लेकर के 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 7 घंटे एक सिंगल चार्ज पे चल सकती है। 50 किलोवाट की बैटरी के साथ ये मरीन ग्रेड LFP। और इवन अगर सी में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें भी आ जाती है, तब भी ये कामयाब है, काफी ऊंचाई से तक जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस बोट को डिजाइन किया है यहाँ पर
नेवल, सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स ने पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाली, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। छोटा सा आर्टिकल था, बस ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी, प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में इसका काम नहीं है। अगला आता है भाई ई सिगरेट्स के ऊपर। ई सिगरेट्स यहाँ पर WHO ने यहाँ पे रिपोर्ट दिखाते हुए बताया है कि ई सिगरेट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमें ई सिगरेट्स को रोकने की जरूरत है। जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए भी, चिल्ड्रन जो है उनको ये एनकरेज नहीं करना ताकि वो निकोटीन के आदी हो जाए, नहीं। ई सिगरेट्स को यहाँ पर बैन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर वैसे तो परमिशन दे दी थी कि ई सिगरेट्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन ई सिगरेट्स का जो एक यूज है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का, ये एक तरीके से वेप डिवाइस होता है जो कि टोबैको स्मोकिंग को आपको एनकरेज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई लोगों को ट्रेडिशनल सिगरेट तरीके से पसंद होते हैं, कईयों को ये पसंद होते हैं। और रीयूजेबल है, एक तरीके का ये रीयूजेबल होता है। इसमें क्या है, इसमें जो है हीटिंग एलिमेंट होता है, और उसमें एक लिक्विड सॉल्यूशन डाला जाता है, और वो लिक्विड सॉल्यूशन को कहते हैं ई लिक्विड, जो फटाफट से एरोसोल बन जाता है, और फिर वो वही वही जो है वो सिगरेट वाली फील देता है। तो इंडिया में ई सिगरेट्स बहुत इजीली अवेलेबल है, उसका बहुत ज्यादा आराम से मिल जाती है। और वही है कि इनको बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया, तो उससे क्या है कि इजीली मिलने भी लग गई, लोगों को एडिक्टिव हो गए। और वही है कि इसकी सिगरेट्स के यूज की वजह से कैंसर, हार्ट, लंग डिजीज की जैसी चीजें बढ़ती गई। लेकिन WHO ने इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे बताए हैं कि पहला, ड्रग एडिक्टेड हो जाओगे, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, हेल्थ रिस्क आपको काफी ज्यादा दिक्कत करेगा, प्रेग्नेंट वुमेन, अडल्ट्स पे प्रॉब्लम करेगा। और जो इसके अंदर मेटल होते हैं जैसे कि लेड, क्रोमियम, निकल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब जो है ई सिगरेट्स में मिलते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर्स का जो कॉज है वो भी बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज और लंग डिसऑर्डर्स तो यहाँ पे होते ही होते हैं इन चीजों की वजह से। सरकार ने पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के ऊपर यहाँ पर बोला था कि एक बिल पास किया था जिसमें बोला था कि इसको हम बैन करने वाले हैं, कोई भी इसको अगर इस्तेमाल करते हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको पहली बार तो फर्स्ट ऑफेंस करेंगे, उसके बाद उसको जो है फाइन भी लगाया जाएगा। और ई सिगरेट्स को यहाँ पर स्टॉक अगर कोई भी मिलता है, कुछ भी स्टॉक मिलता है, तो उसको आप अपने पास वाले पुलिस स्टेशन पे जब्त करवा सकते हैं। ठीक है, और ई सिगरेट्स जो है वो हर टाइप का, ई निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, हीट बर्न प्रोडक्ट्स, हुक्का, इन सबको बैन करने की बात है। लेकिन वही बात है ना कि बैन हुए नहीं है, चाहे कह दिया गया है कि इनको बैन कर दिया जाएगा और ये सब, पर बैन अभी तक हुए नहीं है। इसमें ई सिगरेट में एग्जैक्ट क्या कॉम्पोजिशन होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वही है कि एक तरीके से एक टाइप ऑफ होता है। आजकल तो ई सिगार भी आ गई है, ई पाइप भी आ गई है, काफी नई नई चीजें जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, कई ऐसे बोले जाते हैं कि भाई अगर जिस पर्सन ने स्मोकिंग को हटाना है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं मतलब होता। इससे तो क्या है कि क्विट तो नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लमेटिक और चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो जो भी, अगर आप में से भी कोई कंज्यूम करता है तो छोड़ दो, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। बाकी नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जा करके आप लोग जो करते हैं उनको स्टॉप करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, उन लोगों को आपको स्टॉप करने की जरूरत है। ठीक है, चलो बढ़े हम लोग आगे। अगला आर्टिकल है एनार्को कैपिटलिज्म। अब इसके बारे में डिटेल में समझना है हम लोगों को कि ये क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, और इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। अब डिटेल में समझ लेते हैं एनार्को कैपिटलिज्म। अभी हुआ क्या है, अर्जेंटीना के एक पर्सन है जिनका नाम है, अभी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर मिली। बड़ी अटपटी सी अजीब सी बात कही है इन्होंने। अब देखो यार, अर्जेंटीना में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, तो इन्होंने बोला एनार्को कैपिटलिज्म अपना लेते हैं। बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बकवास कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जेवियर मिली का ऐसा कहना है कि अभी देखो हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है, तो क्यों ना इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर, सारे प्रिंसिपल्स, सारे रूल, सब रेगुलेशंस सरकार को नहीं, प्राइवेट कंपनीज को दे दो करने के लिए। तो ये टर्म ये है एनार्को कैपिटलिज्म। एनार्को कैपिटलिज्म मतलब कि स्टेट का कॉन्सेप्ट ही हटा दो, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हटा के लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के पास में दे दो। मतलब कि जो जितना ज्यादा अमीर है उसको यहाँ पर देश संभालने के लिए दे दो। मतलब अगर भारत में ऐसा आ जाए तो अडानी अंबानी को ये सब कुछ मिल जाएगा, ये कहना चाहते हैं। असल में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल मुर्रे रोथबर्ड ने किया था। ठीक है, और एनार्को कैपिटलिस्ट को सही कॉन्सेप्ट देने वाले पर्सन, इकोनॉमिस्ट
गुस्तावे डी मोलिनारी है। जो पॉपुलैरिटी बहुत हुई क्योंकि जेवियर मिली ने इसके ऊपर काफी ज्यादा अपनी चर्चा को बोला है। तो इसे कहते हैं एनार्को कैपिटलिस्ट, जहां पे इसके हिसाब से पूरी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं फ्री मार्केट में, वो पुलिस, लीगल सर्विसेज सब कुछ देखती हैं। स्टेट जो है वो यहाँ पर इन कामों को नहीं देखती। प्राइवेट पुलिस और कोर्ट्स को यहाँ पे पैसा दिया जाता है, और वही पूरे तरीके से जैसे सरकार का जो काम होता है वो यही यहाँ पर संभाल रहे होते हैं, प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो इसको क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिला है क्योंकि ये एक जोग्राफिकल एरिया में मल्टीपल अगर हमारी फर्म्स होंगी, एक फर्म के पास तो नहीं देंगे ना हम लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स को आप ये कंपनीज को दोगे, तो वो पुलिस और जुडिशरी को एक एरिया में संभालना, उनमें ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो प्राइवेट पीपल के साथ ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में और लॉन्ग टर्म चीजें नहीं चल पाएंगी। ठीक है, और पुअर जो होंगे उनके साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा। जो रिच है केवल वही अनार्को कैपिटलिस्ट बन सकते हैं और यहाँ पे देश को चलाएंगे, तो उनके साथ तो यहाँ पर गलत हो जाएगी ना ये चीज। इस तरीके से ये जो पूरा एक टॉपिक है इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में मैं तो ये कहूंगी बकवास कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पढ़ लो बस, और इसमें मतलब पढ़ लो इस टॉपिक को, लेकिन कहीं अप्लाई नहीं हुआ है वो बात अलग है। ठीक है, क्रिटिकल टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि विच इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, और होना भी नहीं चाहिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाएंगी वरना। लास्ट आर्टिकल है इंडिया का एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर, क्योंकि अभी एल नीनो बहुत ज्यादा आया है। तो इंडिया का जो मॉनसून है 5 सालों में पिछले निचले स्तर पे पहुंच गया। बहुत अनइवन सी डिस्ट्रीब्यूशन रही है मॉनसून की, जिसकी वजह से हो सकता है अगली बार से अक्टूबर से दिसंबर में प्रॉपर रेनफॉल और जिस तरीके की चीजें हो सके। लेकिन इंडिया में अभी जो है वो रेनफॉल डेफिशिएंट रही है, हम लोग रेनफॉल को कम वर्षा यहाँ पे ले पाए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो मॉनसून डायनामिक्स है वो बहुत फ्लक्चुएट हुआ है। तो हमारी हैवी रेनफॉल भी कहीं जगह पे देखिए, कई जगह पे नहीं मिली है, फोरकास्ट इसके ऊपर पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो रेनफॉल का कॉरिडोर है पूरा, जो ये पूरा टाइम पीरियड था 1901 से लेकर 2019 तक कभी चेंज हुआ नहीं है, लेकिन अब जाके ये क्लाइमेट में जो है वो चेंज आए हैं, क्योंकि पूरा एल नीनो ला नीना क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट्स की वजह से काफी जगह पे यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अभी वही है, इसके अंदर हमारा पोटेंशियल इसमें वही है कि हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज है उसको वेल यूटिलाइज करें, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, इन सब के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड, मतलब इनको डिपेंडेंट ना बनाए हम लोग रेनफॉल के ऊपर ज्यादा। तो फ्यूचर कंसर्न्स यही है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो हमारी सबसे पहला नुकसान तो एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट नुकसान एग्रीकल्चर पे ही आने वाला है। तो लेस रहेगी एग्रीकल्चर, इनकम डाइवर्सिफिकेशन, हमारी डिमांड सप्लाई की नीड्स को पूरी करना, ये सब में बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर। आप लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी जरूर पढ़ा होगा एनी बेसेंट के बारे में, जब आपने एनी बेसेंट पढ़ा होगा तब आपने उनके बारे में ये जरूर पढ़ा होगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऐसा नहीं है कि एनी बेसेंट ने बनाई थी, वो इंडिया में एस्टैब्लिश किया था उन्होंने। असल में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो दो व्यक्ति ने बनाई थी, एक थी हेलेना ब्लाविट्स्की और एक थे H.S. ऑकलेट। ठीक है, यहाँ पर यूक्रेनियन मिस्टिक कौन थे? हेलेना ब्लाविट्स्की, इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करी थी। और साथ में जो थियोसॉफिकल के प्रॉपर पर्सन थे, हेनरी ऑकलेट, जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग जगह पे इसको बनाया गया है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में भी बनाई गई है, अडयार में है ये ना, अडयार मद्रास के पास। प्रेजेंट डे चेन्नई में भी इसको बनाया गया, जिसका मेन काम होता है कि ह्यूमन लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करना, ह्यूमन लाइफ कैसे आगे चल के रीबर्थ भी कर सकती है उसके बारे में बताना। तो ये जो है एक तरीके से वर्ल्ड के टीचर बने हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। जब ब्लावेट्स्की की डेथ हो गई तो एनी बेसेंट ने ही इसको पूरा संभाला था, और वर्ल्ड टीचर के नाम से वो काफी ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट्स थे, और तीनों ही इंफॉर्मेशन करेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहली बार 1875 न्यूयॉर्क सिटी में बनाई गई थी, हेलेना ब्लावेट्स्की एंड OCHC ऑकलेट। हेडक्वार्टर्स इसके इंडिया में भी बनाए गए थे, 1882 अडियार, जो कि आज के समय का चेन्नई है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमन साइकिल, इवोल्यूशन, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है लीनियंसी प्लस। ये एक क्या कॉन्सेप्ट है? लीनियंसी प्लस ये क्या चीज है? ये एक्चुअली में एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, लीनियंसी प्लस।
इसको कंपटीशन कमीशन ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, न्यू कंपटीशन के नाम से। होता क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा इसका लीनियंसी प्लस का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। होता ये है इसके अंदर, इसमें इस टर्म का जो मीनिंग होता है एक्चुअली, काफी सारी नई टर्म्स हैं इसके अंदर, गन जंपिंग है, काफी सारे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पर्सन पे बहुत सारी पेनल्टीज लगाने का मौका मिल जाता है। इसमें एडिशनल पेनल्टीज लगा देते हैं एक एप्लीकेंट पे, ठीक है, कि भाई इस फर्म का, उस कार्टेल का क्या एग्जिस्टेंस है, उसके बेसिस पर अगर कभी भी कोई कमीशन है वो उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाना चाहती है तो वो उस पे लगा सकती है। उसे कहते हैं लीनियंसी, लेनियंसी या लीनियंसी प्लस। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसमें दोनों सही लिखी थी, जिसमें कार्टेल के मेंबर को सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो ये बताती है कि कोई दूसरी फर्म भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो उस पे यहाँ पर पेनल्टी जो है किसी भी बेस पे लगाई जा सकती है। इसको 2023 में ही लेकर के आया गया है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके से ही पूछा गया है। लिबर्टी प्लस का क्राइटेरिया के बारे में पूछा गया। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप बिल्कुल यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को इसके बारे में जरूर आता होगा, लिबर्टी प्लस। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कीजिएगा, बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अपकमिंग जो हमारी और लेक्चर्स होंगे उसमें एक्सप्लेन भी करूंगी। तो यहाँ तक कंप्लीट करना भाई। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।